Hello guys, welcome back on my YouTube channel Sunvara Tutorial. In the previous classes, I have already discussed about O2 atom. In those previous classes, I have discussed whole poem line by line, but now I am going to discuss O2 atom summarizing. I mean, what is the summary of O2 atom and how can I explain? I am trying to explain it in the best way. You have to understand it properly. So, जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं O2 atom के बारे में, अभी हम और थोड़ा सा O2 atom के बारे में समरी के माध्यम से समझते हैं। O2 atom के लेखक कौन है? जॉन कीट्स जी, आप सबको पता होगा। जॉन कीट्स जी वही है जो रोमांटिक एज के बहुत ही महान कवि हुए। अब किन्हीं के मन में यह प्रश्न आ जाए कि सर ये रोमांटिक एज क्या होता है, या रोमांटिक एरा क्या है, या फिर रोमांटिक सीजम किसे कहते हैं। ये सब एक ही नाम हुआ, ठीक है ना। जहाँ तक रोमांटिक सीजम की बात करेंगे या जहाँ तक रोमांटिक एज की बात कर रहे हैं आप, तो ये रोमांटिक सीजम हो या रोमांटिक एज हो, इसकी स्टार्टिंग 18वीं शताब्दी के इंड के आसपास यूरोप जैसे देशों में होना प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो खास करके जो रोमांटिक सीजम का काल रहा वो काल आप देखे होंगे लिटरेरी का, उसके बाद आर्टिस्टिक का, म्यूजिकल का और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ की चीज़ें रहा। आई मीन खासकर उस समय लिटरेरी, म्यूजिक और आर्टिस्टिक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट रहा, ठीक है। एंड टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 18th century romanticism is going to be brushed out. So चलिए देखते हैं, पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं दी पोएम O2 atom, ध्यान देंगे, दी पोएम O2 atom हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। यहाँ से ध्यान देंगे 1795 से 1821, 1795 से 1821 आप यहाँ पर ध्यान देंगे। तो जो O2 atom है उनको लिखे जॉन कीट्स जैसे महान रोमांटिक एज से बिलोंग करने वाले लेखक ने। उनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। आए कह रहे हैं एज वी नो दिस पोएम वाज कंपोज्ड ऑन सितंबर। जैसे कि हम जानते हैं ये कविता जो लिखा गया वो सितंबर में इन 1819 में लिखा गया, विच वाज पब्लिश्ड इन 1820 इन लामिया वॉल्यूम होना चाहिए। यहाँ पर टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर फामिया हो गया है, ध्यान रखेंगे। वन मिनट, यहाँ करना है आपको LAMIYA लामिया, ठीक है। क्या करना है? LAMIYA लामिया, लामिया वॉल्यूम में करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जॉन कीट्स का ये जो कविता है वो 1819 में ही लिखा गया, लेकिन पब्लिश 1820 में हुआ, एक साल बाद। जो जिस वॉल्यूम में ये पब्लिश किया गया उस वॉल्यूम का नाम था लामिया वॉल्यूम। BSc के बोर्ड में 12th वालों का ये पूछ देता है यहाँ से, जैसे कि आपसे ये नहीं पूछेगा कि O2 atom के लेखक कौन है, क्योंकि ये जनरली नॉर्मल क्वेश्चन है तो सबको पता रहता है, इसीलिए खास करके नहीं पूछता है। ये पूछ देगा आपको कि ये जो O2 atom है ये लिखा कब गया और कब पब्लिश किया गया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं दिस पोएम इज फुल ऑफ हिज पोइटिक फीचर्स। ये जो कविता है इस कविता में पूरे फुल ऑफ पोइटिक फीचर्स है, यानी लेखक की जो फीचराइजेशन है, जो फीचर बताने का एक वे है, तरीका है, उन सारे तरीक़ों को उन्होंने इस कविता में उड़ेल दिया है। जब आप पढ़े होंगे कविता में तो आप देखेंगे उनके 3 स्टेजेस में पूरे समरी को उन्होंने, पूरे कविता को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जिसके फर्स्ट स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में वो बात करते हैं जब क्या होते हैं फसल
किस अवस्था में होती है? जब फसल मैच्योरेशन की अवस्था में होती है, जो फल मैच्योर होने की अवस्था में होती है। आफ्टर आपने सेकंड देखा कि उसकी जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, और थर्ड आपने देखा होगा कि उसकी एक म्यूजिक भी है जो हमें सुनना चाहिए। शायद हम लोग कम ही उनके उस म्यूजिक की ओर ध्यान देते हैं, हम उसमें भी स्प्रिंग जैसे म्यूजिक को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो कवि ने कैसे बताया कि स्प्रिंग का म्यूजिक अपना है और इसका अपना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए ध्यान देंगे तो फुल ऑफ क्या है? पोइटिक फीचर्स है, एड सेंसुअसनेस और पिक्टोरियल क्वालिटी। ये सब जॉन कीट्स जी के अहम फिगर ऑफ स्पीच होते थे। मतलब ये कह सकते हैं कि वो जब भी कविताओं को लिखते हैं तो उनकी कुछ फीचराइजेशन है, जिसमें पोइटिक फीचर्स और क्या कहेंगे सेंसुअसनेस, पिक्टोरियल क्वालिटी, ब्यूटी ऑफ द नेचर, और आप कह सकते हैं कि जो लिविंग बींग्स होती है उसकी जो ब्यूटीनेस होती है उसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए, ये सब खास करके जॉन कीट्स जी के कविताओं में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, और एक थोड़ा सा यहाँ भी वर्ड गड़बड़ हो गया, ध्यान रखेंगे। यहाँ लिख दिया गया है मटेरियल क्वालिटी, ध्यान देंगे। यहाँ होना चाहिए पिक्टोरियल क्वालिटी। ठीक है, क्या होना चाहिए? पिक्टोरियल क्वालिटी, पिक्टोरियल क्वालिटी, QUALITY। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पिक्टोरियल क्वालिटी यहाँ पर कर देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एंड ब्यूटी ऑफ द नेचर, और मैंने बताया जैसे कि ब्यूटी ऑफ द नेचर और नेचर की जो ब्यूटीनेस है उनको ये बहुत ही बढ़िया ढंग से एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं वो हम देखते हैं क्या हो रहा है आगे। ठीक है, कह रहा है एज वी नो दैट किट्स वाज द ग्रेटेस्ट लवर ऑफ नेचर। जैसे कि हम जानते हैं किट्स जी जो है नेचर के बहुत बड़े लवर थे। ठीक है ना, प्रकृति के बहुत बड़े लवर थे। सो ही हैज डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक एस्पिरिट ऑफ ऑटम। इसीलिए उन्होंने इस सुंदर प्रकृति को बड़ा ही सुंदर ढंग से डिस्क्राइब किए हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक एस्पिरिट को, ऑटम को उतार दिए हैं। ठीक है, इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स एक्सहिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन द नेचर। ध्यान रखेंगे तो उन्होंने क्या किए हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक एस्पिरिट ऑफ ऑटम इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स। तो जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक है एस्पिरिट की, वो सारे उन्होंने इस कविता में दिखाए हैं। ठीक है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल पिक्चर्स हमारे सामने एक्सप्लोर होती है, एक्सहिबिटिंग होती है द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। और नेचर की जो प्रिंसिपल, जो मुख्य ब्यूटी है, उसको भी उन्होंने यहाँ पर चरित्र चित्रित किए हैं। आगे देखते हैं, आगे वो कह रहे हैं इन द प्रेजेंट पोएम ही सेज सीजन ऑफ मिस्ट। यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, एक और यहाँ से गलत टाइपिंग हो गया है, मिस्क, यहाँ पर मिस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मिस्ट। ठीक है ना, यहाँ जो है मिस्क MIST, इसको मिस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या करना है, मिस्ट कर देना है। तो सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, विच मीन्स न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रोज ऑन ट्री। ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या होता है ये ध्यान देंगे। इस सीजन में आप देखिएगा, ऑटम की जो सीजन होती है उस सीजन में क्या होती है, और ख़ास करके ये कविता वहाँ के इंग्लैंड के वातावरण के अनुकूल लिखा गया है, तो वो सारी बातों को उन्होंने कवि ने ध्यान में रखते हुए लिखे हैं। तो क्या होती है इस ऋतु में कि ये ऋतु जो है सो मिस्ट ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, ठीक है ना, मधुरता का, जो कह सकते हैं जो फलों की जो फ्रूटफुलनेस है, जो भरपूर है, भरपूरापन है, ठीक है ना,
वो हमें देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, जो फल पकते हैं वो किससे मदद लेकर के, वो सन की मदद लेके। यहाँ लिखा हुआ है क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, देख रहे हैं ना। तो सन की गर्माहट से फल क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, और तब जाके फल पकते हैं। आगे कवि कहते हैं कि न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रोज ऑन ट्री। इसका मतलब होता है कि जो पेड़ है उस पेड़ में नए पत्तियां और नए लीव्स आने लगते हैं। देयर इज नेदर हीट ऑफ समर और नोर बटरली coldness of winter, so nature looks beauty everywhere because everywhere in the nature remains calm and cool. In the first stanza, poet has described the relationship between sun and nature. Because during this the sun helps a lot to the fruits and flowers to get the ripeness and due to more juicy juice या हनी कह सकते हैं in flowers all the bees together to take it from the flowers। ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्या होता है इस ऋतु में, समर ऋतु में, समर बोलते हैं ऑटम ऋतु में, ना ही ज़्यादा समर होती है और ना ही ज़्यादा विंटर होती है या कोल्डनेस होती है, ये कह सकते हैं। ये एकदम भरपूर मात्रा में और ऐसे मात्रा में होते हैं जो मिडिल की मात्रा में होते हैं, मतलब मध्य में होते हैं। ना ही ज़्यादा उसकी क्या कहेंगे गर्माहट की एहसास होने देती है और ना ही ज़्यादा ठंडाहट की एहसास होने देती है। तो एकदम मध्य में होती है, जो हमें क्या करता है और भी एक सुंदर माहौल प्रदान करता है। इतना ही नहीं, कभी यहाँ तक कह रहे हैं कि आप जहाँ देखिए, जिधर देखिए, एवरीवेयर देखिएगा, नेचर रिमेन्स काम एंड कूल। आपको प्रकृति एकदम शांत और ठंडे मिजाज के देखने को मिलेगा। पोएट ने इस कविता में सन और नेचर के बीच जो सीजन है ऑटम, उसके बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किए हैं। बिकॉज ड्यूरिंग द सन हेल्प्स अ लॉट टू द फ्रूट्स, क्योंकि सन जो है ना, धूप जब होती है तो धूप में सन क्या करते हैं, फल को पकाने में अत्यधिक मदद करते हैं, इसीलिए। ठीक है। और इसी गर्माहट से फल क्या होते हैं, रिपनेस टू द कोर तक क्या हो जाते हैं, फल पक जाते हैं। और फिर वो हमें कैसा मिल जाता है, एकदम जूसी मिल जाता है, हनी मिल जाता है। देखेंगे आप जो फ्लावर्स होती हैं, उन फ्लावर्स भी इस समय में खूब खिलते हैं, तो बीज क्या करते हैं, उस पर आ जाते हैं मधुमक्खियाँ और उस पर मंडराते रहते हैं, उसके सारे जूस को निकाल लेते हैं और वो अपने सेल्स में डाल देते हैं। ठीक है। थोड़ा सा एक वर्ड यहाँ सही कर लेंगे। यहाँ जो लिखा गया है फ्लावर्स के बाद AL है, डबल L होना चाहिए, ALL ऑल। ठीक है ना, फ्लावर्स, उसके बाद क्या होना चाहिए था, ऑल होना चाहिए, जो हमने सिर्फ क्या कर दिया है, AL करके छोड़ दिया है, वो थोड़ा सा टाइपिंग में हो गया है। चलिए अगला के स्टेंजा में देखते हैं कवि क्या कहते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेंजा की बात हो गई। नेक्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं सेकेंड स्टेंजा में। इन द सेकेंड स्टेंजा the poet emphasizes on the characteristic activities of autumn as the grenady, they sitting carelessly on a grenady floors looking like a woman when the winnowing wind softly lifted her hair into the air. In this stanza autumn shows an harvesting, opening or threshing or gleaning etc। कवि कहते हैं सेकेंड स्टेंजा में जब आप पढ़े होंगे कविता को, हमने वहाँ जो एक्सप्लोर किए थे, ढंग से हमने जो वर्णन किए थे, उसमें भी बताए थे कि किस तरह से कवि दबाव डाले हैं कैरेक्टरिस्टिक स्केचेज पर या कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटीज़ पर, कि जब हम क्या करते हैं, फसल को काट लेते हैं और ग्रेनरी फ्लोर पर रख देते हैं, तो क्या होता है, रखने के बाद जो कुछ भाग लगल है खेत में, फील्ड में, उसका और जो रखा हुआ है उसका, दोनों को देख के ऐसा लगता है कि एक तो लहलहा रहा है खेत में, दूसरा को कुछ ऐसा हो रहा है जो क्या कर लिया कि वो अफीम या कुछ ऐसे चीज़ पी लिया हो जिसके वजह से नशा में लग रहा है, लेटल है या पड़ा है। इतना ही नहीं, उस फसल को कभी महिला की संज्ञा देते हैं और उनकी जो फसल है, वो फसल जब विनोइंग विंड के माध्यम से हिलती है, डुलती है, तो कभी कहते हैं कि देखिए किस तरह से उनकी जो हेयर है वो सॉफ्टली लिफ्टेड हो रहा है। इज दैट क्लियर?
समझ में आ रहा है आपको? आगे देखते हैं। फिर कभी लास्ट के थर्ड स्टेंजा में बात करते हैं। इन द थर्ड स्टेंजा और फाइनल ये स्टेंजा, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फाइनल स्टेंजा है। कह रहे हैं ऑटम इज सीन एज अ म्यूजिशियन। ऑटम को किसके रूप में कवि ने दिखाया है? एक म्यूजिशियन के रूप में दिखाया है, ठीक है ना। एंड द म्यूजिक विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑटम विच इज फॉलोइंग ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे टच द स्टेबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। यहाँ पर ह्यू होना चाहिए, लेकिन किसी वजह से यहाँ ड्यू लिखा गया है, ठीक है, HUE ह्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ड्यू लिखा गया है। आई होप आप इसको सही कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कवि कि थर्ड और फाइनल स्टेजा में कवि ने इस ऑटम को म्यूजिशियन के रूप में दिखाया है। म्यूजिशियन मतलब वह जो म्यूजिक को प्रोड्यूस करता है, म्यूजिक प्रोड्यूस करने वाले बतलाए हैं। उन्होंने बताए थे कि विभिन्न माध्यमों से किस प्रकार म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हमने आपको उस समय पढ़ाते समय बताए थे, जब क्या होता है, फसल काट ली जाती है फील्ड से, तो फील्ड जो धान के खूंटी होते हैं, उस खूंटी में देखिएगा छोटे छोटे जो गैनेट्स होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं। वो अपने चिरंजी आवाज़ में, रंजीदे स्वर में कुछ ना कुछ गा रहे होते हैं, जिससे हमें लगता है कि वो कुछ अजीब साउंड कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में गाना गा रहे होते हैं। उनके लिए एक गीत होता है जो हमें समझनी चाहिए उनके गीत को। फिर कवि कहते हैं कि जब जो सूर्य होती है, जब अस्त हो रही होती है, तो जिस तरह से उनकी गुलाबी लाइट होती है जो फील्ड पे कटे हुए भाग पर पड़ती है स्टबल पर, तो वो इतना सुंदर लगता है देखने में, जैसे लगता है कि सारे स्टबल क्या हो गए हैं, रोजी ह्यू हो गए हो, ठीक है। फिर कह रहे हैं इतना ही नहीं, वेलफुल चुएर द स्मॉल गनेट्स मॉन रिवर स्वेलोज। और जो गीत, जो म्यूजिशियन, जो म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा है वो विभिन्न सोर्स से हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि वेलफुल चुएर वेलफुल चुएर एकदम बहुत बढ़िया स्वर में आवाज़ निकालना, चीची चीची करना। स्मॉल गनेट्स मॉन रिवर स्वेलोज, और जो रिवर है, रिवर का बहने की जो धारा है उसकी जो आवाज़ है वो। इतना ही नहीं, कभी आगे कहते हैं यहाँ पर ये HEADGE होना चाहिए था, ये स्पेलिंग भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो HEADGE कर दीजिएगा आप लोग। हेज क्रिकेट्स क्या होनी चाहिए? हेज क्रिकेट्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मिस कर दिया है। आई होप अगले बार से नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्या लिख देंगे? हेज क्रिकेट्स। हेज क्रिकेट्स का मतलब होता है जो झिंगूर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेज क्रिकेट्स। द रेड ब्रेस्ट विसल्स, और जो रेड ब्रेस्ट है इंग्लैंड की पक्षी है ये एक प्रकार की, जो चीची की आवाज़ करती है, वो विस्लिंग करती है, वो सीटी बजाती है, ठीक है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटरिंग इन द स्काई, और एक साथ कई सारे स्वेलोज गार्डन के ऊपर आकर ट्विटरिंग करना शुरू कर देते हैं। विच लुक्स लाइक एज प्लीजेंट एज द मैजिक म्यूजिक ऑफ द ऑटम सीजन। वो इस तरह से दिखता है जैसे कि इस ऑटम सीजन का क्या हो, एकदम मैजिक चल रहा हो, और जिस मैजिक का कुछ अपना म्यूजिक भी है जो उस सीजन के रूप में बखान होते हैं। तो ये जो कवि है जॉन कीट्स जी, बड़े ही कह सकते हैं सुंदरता के पुजारी कहे गए इनको। ही वॉज कॉल्ड द प्रिस्ट ऑफ द ब्यूटी। सो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूएशन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द quality of his poems. Whenever we study his poems, we can look, there are many types of beautiness and pictorial qualities, and he had some, features like pictorial qualities, sensuousness, and beauty of the nature, etc., etc. And in those cases, we can understand it कि he always trying to use which one thing, the beauty of the nature। वो हमेशा ब्यूटी ऑफ द नेचर को पहले प्रधान रखना चाहते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो किस तरह से कवि ने प्रथम स्टेंजा में आपको बता दिए कि मैच्योरिंग की बात की गई है, वहाँ पर फल के पकने की बात की गई है। जो इस ऑटम सीजन का जो मित्र है
वो कौन है? सन है, जिसके हीट से उस फल को कोर तक क्या कर दिया जाता है? पका दिया जाता है। जब वो फल कोर तक पक जाती है तो कोर तक पकने के बाद वो फल क्या हो जाती है? बहुत ही मिष्ट और मेलो फ्रूटफुलनेस हो जाता है, जिसमें गुदा भरा हुआ आता है, पूरे गुदा भर जाता है। फिर जब उसे खाएंगे तो आप एकदम अलग सी पिंगल की स्वाद आपको महसूस होगी। सेकेंड स्टेंजा में कवि ने बतलाया है कि जब हम फसल को काट के ग्रेनरी फ्लोर पर रख देते हैं जहाँ पर उसे तैयार किया जाना है, तो वो ऐसे जान पड़ता है जैसे कि एक महिला बैठी है और उसका जो बाल है वो थोड़ी सी हवा के झोंके से क्या कर रहा हो? लिफ्ट कर रहा हो। ठीक है, ये कितना आश्चर्यचकित वाली पॉइंट है, आपको सोचनी चाहिए। फिर जब आप थर्ड स्टेंजा को पढ़ेंगे तो थर्ड स्टेंजा में कवि ने उसको म्यूजिक प्रोड्यूस करने वाला भी बता दिया। आपको अगर पूरा ढंग से समझना है तो आप एक बार जो प्रीवियस में हमने पोएम को लाइन बाय लाइन स्टडी करवाया है, एक बार उसको करिए, फिर आपको समरी अपने आप भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो अगर कुछ मैंने छोड़ भी दिया है तो ये था समरी आपका। इसके लास्ट कमेंट में कुछ बच गया है, वन लाइन, इसको देख लेते हैं। कवि कहते हैं, दिस पोएम इज अ रिमार्केबल फॉर इट्स रिचनेस। एक्चुअली ये कवि नहीं कहते हैं, ये हमारी इमेजिन होती है कि हम जब पढ़ते हैं तो उसे किस प्रकार से कमेंट्स करके बताएं कि ये रीडर्स के लिए भी या फिर पाठक के लिए भी किस प्रकार के संदेश देते हैं। कह रहा, दिस पोएम इज रिमार्केबल फॉर इट्स रिचनेस ऑफ इमेजनरी विच इज लुकिंग लाइक फिस्ट ऑफ साइड साउंड। कह रहे हैं कि ये जो कविता है उस कविता की जो रिचनेस है, जो पहुँच है किसकी? इमेजनरी की, कल्पना की, वो बहुत ही उम्दा है, रिमार्केबल है, जो हमेशा के लिए मार्क कर दी जाएगी। ठीक है ना, और जो ऐसा जान पड़ता है जैसे कि ये फिस्ट ऑफ साइट साउंड के रूप में हमें प्रस्तुत की जा रही है। ठीक है, आई होप आप इस कविता को के समरी को ढंग से समझ गए होंगे। ये बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं 5 नंबर के समरी। और अब तो आपके पास ऑप्शन भी रहता है, आप समरी नहीं भी बनाएंगे तो मिलान चिन्ह कर लीजिए या कुछ और भी आ जाता है। लेकिन जब तक आप कविता को पढ़ेंगे नहीं तो आपसे ऑब्जेक्टिव 100% सही नहीं हो सकती है। इसलिए कविता को हम लाइन बाय लाइन करेंगे, फिर हम समरी भी करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव लिस्ट को भी देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इससे बात करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।